अरे भाई, ये सेब तो जादुई है। हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां बहुत सारे पक्षी बहुत ही घने जंगल में रहते थे। और वहां एक तोता राजा भी था। पक्षी ज्यादा होने की वजह से तोता राजा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनका दिन का गुजारा हो जाए। पर यह बात पक्षियों को समझ में नहीं आती थी। वह सोचते थे कि हमारा राजा हमारा खाना खाता है, और वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते थे, और वो सोचते थे कि हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है, सारे पक्षियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बस थोड़ा सा ही खाना देता है। और कुछ पक्षियाँ इतने शरारती थे कि वो औरों का खाना चुरा कर ले जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे। जो अपना खाना खाकर भी दूसरों का खाना चुराते रहते थे। अरे बाज भाई, चलो ना, किसी का खाना लेकर आते हैं। हमारा इतने से खाने में तो पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। किसी का खाना चोरी करके लाते हैं और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरे बाज भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाई लेने से पहले थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही खत्म हो गया। आप थोड़ा खाना अपना दे दो, मैं आपको बाद में अपने खाने में से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बाज भाई, आप ये लो, मेरा खाना ले जाओ और दूसरे बाज को खिला दो। अरे वाह, मैंने तो इसको पागल इतनी आसानी से बना दिया। कितना मजा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ खाऊंगा। बाज भाई देखो, मैं उस कबूतर को कितनी आसानी से बुद्धू बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज ऐसे ही सारे जंगल के पक्षियों को पागल बनाते थे और कुछ ना कुछ बहाना बताकर किसी न किसी पक्षी से खाना लेकर आ जाते थे। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ने लगी और सब पक्षियों को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो सारे पक्षी मिलकर दोनों बाजों की शिकायत तोते राजा से करके आए। फिर तोता राजा ने उन्हें एक गुफा में बंद करने का हुक्म दिया, और साथ ही उनको खाना भी नहीं मिलता था और ना ही वो बाहर आसमान में उड़ सकते थे। तोते राजा ने उन्हें बहुत गंदी सजा दी। वहीं दूसरी ओर बोनी चिड़िया, जो मेहनत का खाती थी और मेहनत से कमाती थी, खाना कम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह खाना ढूंढती थी ताकि वो उनका पेट अच्छे से भर सके। एक दिन बोनी चिड़िया खाना ढूंढने जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूट गई है और आधी लटक रही थी, और पेड़ बहुत तेज रो रहा था। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? बोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी टहनी आधी टूट गई है, जिस कारण वो लटक रही है। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसे पूरी निकाल कर फेंक दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो पाऊं। बोनी चिड़िया उसे निकाल कर फेंक देती है। आज आपने मेरी मदद की है। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद लेनी पड़े तो आप निसंकोच ले लेना। मैं मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा। पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं? तोते महाराज हमें खाना कम देते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इसीलिए मैं जंगल में खाना ढूंढने जाती हूँ, पर मुझे खाना नहीं मिल पाता। अरे अब खाने की टेंशन मत लो बोनी चिड़िया, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे आपकी खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पेड़ भैया बताओ, वो क्या है?
मेरे पेड़ की नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे अभी ले लेती हूँ। आप उसे ले लो। इसका जादू चलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, छू मंतर तारारम पम पम तारारम पम पम। इससे ये जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो भी मांगोगी ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये एक बार में 2 इच्छा पूरी करता है और फिर कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आपको चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा। बॉनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर चली जाती है और वो उससे चीज मांगने लगती है। जैसे ही वो जादुई सेब को ये मंत्र सुनाती है, जादुई सेब उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। बताइए बॉनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करके फिर सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, उनका पेट अच्छे से नहीं भरा है। जो हुकुम आपका, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। जादुई सेब बहुत सारा खाना बॉनी चिड़िया के सामने प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। धन्यवाद जादुई सेब। मैं जादुई सेब हूँ, मेरा जादू तो काम ही करता है। आप बताओ अपनी दूसरी इच्छा क्या है? आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। आप मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। जादुई सेब बॉनी चिड़िया के सामने एक घर प्रकट कर देता है। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है बॉनी चिड़िया, मैं सोने चला। और फिर जादुई सेब अपनी आंख बंद करके वापस सो जाता है। फिर अगली बार जब बॉनी चिड़िया जादुई सेब से अपनी इच्छा मांग रही थी, तभी दोनों शरारती बाज जादुई सेब का जादू देख लेते हैं। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। रात में चोरी चुपके से दोनों बाज जादुई सेब के पास जाते हैं और उसको अपनी चोंच से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद टूट जाती है। तुम दोनों दुष्ट बाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादुई सेब फिर दोनों बाजों को अपनी क्रोधित आंखों से जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा ही करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। बॉनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और दुष्ट बाजों ने अपने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। अब जादुई सेब बॉनी चिड़िया के पास ही था और वो जब भी कुछ चाहती थी जादुई सेब से मांग लेती थी। तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है मोटापुर जंगल की, जहाँ पक्षियाँ ही पक्षियाँ रहते थे। वहीं पर 2 बाज भी रहते थे, सोनू और मोनू। वो दोनों भाई भाई थे और सोनू तो बहुत ही गंदा था और मोनू बहुत ही अच्छा। सोनू हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था और मोनू वही काम बहुत ही प्रेम से और सरल तरीके से कर देता था। सोनू एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ए चिड़िया, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ। मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना? सोनू उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया को मार देता है। वहीं उसी जगह से मोनू उड़कर जा रहा होता है। वह एकदम देखता है कि सोनू ने उस चिड़िया को मार दिया है। वो जल्दी से जाकर सोनू को वहां से हटा देता है और मोनी चिड़िया के बच्चे को बचा लेता है अपने भाई सोनू से। तो कितना बदतमीज है रे सोनू, हाँ? तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू अब इसके बच्चे को भी खा रहा था। हाँ, तो बच्चों से मुझे क्या करना?
तो कितना पत्थर दिल है रे। हाँ, तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही? नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है। वो दोनों जंगल की एक गुफा के अंदर रहते थे। मोनू हमेशा सबकी मदद करना चाहता था और सोनू हमेशा मारकर काम चला लेता था। एक दिन सोनू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है, तुम उस तीर को निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। निकाल दो बाज बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। सोनू बाज बिना कुछ बोले वहां से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से मोनू बाज आ जाता है और वहीं पर आकर बैठ जाता है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। मोनू उसकी आवाज सुनता है, फिर उनसे पूछता है, पेड़ दादा, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाज बेटा, मेरी मदद करो। वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया। तुम उसे निकाल दो। मोनू बाज जाकर तीर निकाल देता है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। मोनू, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा, बिल्कुल। उस जंगल में सबको खाना तोते राज्य से मिलता था। तोता सबको बराबर खाना देता था, इसलिए तोते को सब बहुत मानते थे। लेकिन सोनू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहां कोई खाना नहीं देगा, और अगर तुमने किसी को चुरा कर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। सोनू ये सुनकर वही करता है जो तोते राजा कहते हैं। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सोनू को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता ना चले, और वो एक पक्षी को मारकर उसे अपना खाना बना लेता है। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि सोनू ने किसी पक्षी को मारकर खा लिया है। तो तोते राजा सोनू को बुलाते हैं। सोनू, अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोते राजा ऐलान कर देते हैं कि अब सोनू बाज की बलि ले ली जाए। वहीं से मोनू बाज आता है और सोनू बाज की जगह बैठ जाता है, और गलती से सोनू बाज की बलि के बजाय मोनू बाज की बलि चढ़ जाती है। और सोनू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। वो अपने बराबर में देखता है कि उसका भाई मर चुका है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। सोनू बाज बहुत रोता है। सोनू बाज, देख लो तुम्हें कितना अच्छा भाई मिला था। उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। सोनू बाज बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। सोनू भाई को अपने भाई की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे। इसके बाद सोनू बाज ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली, बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। मोनू बाज की बलि देने के बाद सोनू बाज को समझ आ गया कि एक बेगुनाह की जान जब जाती है
तो कितना दुख होता है। वो किसी का परिवार का सदस्य होता है और किसी को जान से प्यारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पर बुरा असर पड़े। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचाकर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन, रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं, जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है।
हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।